हेलो एवरीवन। वेलकम टू श्री एकेडमी। ईवीएस से सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम लोगों ने पॉलिटिक्स स्टार्ट किया है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ईवीएस में पॉलिटी में हमारा ये थर्ड सेशन है, तो आज हम लोग विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विविधता। तो विविधता को हम लोग इंग्लिश में डाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारा जो देश है भारत, वो बहुत ही विविधताओं का देश है। ठीक है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न 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 धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। जी हाँ। तो देखिए, खाना ही हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाने को आप जाएंगे गुजरात में तो तो गुजराती जो लोग होते हैं उनका खाना गुजराती बोलते हैं, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी खाना बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्रियन खाना बोलते हैं। और उनका क्या है कि खाने में कुछ कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। जैसे गुजरात का खाना मीठा होता है, मोस्टली हर खाने में वो लोग गुड़ का जरूर यूज करते हैं। बंगाल में जाएंगे तो भी बंगाली लोग भी बहुत मीठा खाना खाते हैं। तो क्या है कि खाना ही है, लेकिन खाने के प्रकार अलग अलग हैं। धर्म है तो उसमें बहुत सारे प्रकार हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, तो उसमें फेस्टिवल भी अलग हो जाते हैं। फिर कपड़े धर्मों के हिसाब से थोड़ा सा कपड़ों में भी वैरायटी हो जाती है। उनकी अलग अलग भाषा, अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो अलग अलग भाषा लोग बोलते हैं। तो यही सारे हमारे जो देश है, बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक रूप में भी बहुत बड़ा है, बहुत सारा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, 140 करोड़ के अराउंड हमारा देश का पॉपुलेशन हो गया है। तो उसमें विविधताएं भी बहुत आई, और इस विविधता का रीजन, बहुत सारे रीजन है। उसके ऐतिहासिक कारण भी है, भौगोलिक कारण भी है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि विविधता को हम लोग कैसे समझें। ठीक है, तो जो करीब 200 साल पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, तब इतना डेवलपमेंट नहीं था, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे, और वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल जाते थे। ठीक है, तो यात्रा अभी भी होता है, लेकिन अब क्या है कि डेवलपमेंट हो गया है, तो हमारे पास सुविधाओं की, कंफर्ट की कमी नहीं है। लेकिन उस टाइम में जब डेवलपमेंट नहीं था, तो हम लोग नेचुरल संसाधनों का यूज करते थे, जिसमें था कि घोड़े पे बैठ के लोग यात्रा करते थे, ऊंट है, हाथी है, और पानी के जहाजों का लोग यूज करते थे, और कई बार तो लोग पैदल चलकर भी यात्रा करते थे। लेकिन इन यात्राओं के कुछ रीजंस भी थे, अदरवाइज उस टाइम में यात्रा करना काफी कठिन था। तो इसका रीजन हम लोग समझते हैं। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। जी, तो ये जो यात्राएं थी उनकी वजह थी खेती, या अपना घर बसाने के लिए जमीन, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। और नेचुरल सी बात है, अब जब कहीं भी आप लंबे समय तक रुकते हैं, तो उस जगह की भी कुछ अपनी संस्कृति होती है, उसको भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और जो अपनी जो संस्कृति है, जो कि हमने अपने बचपन से देखी और सीखी है, उसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह क्या है कि हमारी जो संस्कृति होती है और विविधता होती है, वो मिक्स होके उभरती है, और उसमें क्या होता है, मिक्सड होता है, नए का और पुराने दोनों संस्कृतियों का मिश्रण होता है। ठीक है,
तो इस तरह क्या होता है कि एक जो चीजें सामने आई, नई संस्कृति आई, वो मिश्रित संस्कृति आई, तो फिर क्या है कि धीरे धीरे ऐसी चीजें बदलने लगती हैं, तो विविधता हमारे देश में इसीलिए बढ़ती जाती है। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे, क्योंकि उस टाइम में जो जनजीवन थे, नागरिक थे, वो नेचुरल बारिश पे ही आश्रित रहते थे। और जिस साल बारिश नहीं होती थी उस साल सूखा पड़ जाते थे, तो लोगों को फिर ऐसे में कि खान पान और जो जनजीवन की जो ना डेली मर्रा की जो जरूरतें थी वो पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए कई बार लोग अपना घर छोड़ के चले जाते थे और ऐसे जगह पर रहने का प्रयास करते थे जहाँ एटलीस्ट उनके डेली मर्रा की जरूरतें पूरी हो सके, खेती हो सके, वो सुखी पूर्वक जीवन जी सके। ठीक है, दो टाइम को उन्हें खाना मिल सके। उन्हें भर पेट का खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में भी जाते थे और कई बार युद्ध के कारण भी लोग घर छोड़ देते थे। तो ये भी सारी चीजें थी, लेकिन सारी चीजों के पीछे रीजंस यही हैं कि लोग यात्रा करते थे, या बहुत सारी रीजंस थे, व्यापार था, खेती था, अकाल था, घर बसाने के लिए जमीन थे। इन वजह से भी लोग अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाते थे, फिर अपनी साथ में अपनी संस्कृति भी लेके जाते थे और उस जगह की भी संस्कृति को अपनाते थे। तो एक नई संस्कृति उभर के आती थी, जिसको हम लोग डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो वो रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वहीं नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजें पुराने ढर्रे की चलते रहते थे। इस वजह से भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था, जो कि मैंने अभी बताया है। उनकी संस्कृति नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। जी बिल्कुल। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चले किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ की जीवन संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह के कई क्षेत्र हमारे विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। जी हाँ, वही चीज मैंने बताया। इस तरह वहाँ की जो एक संस्कृति उभर के आती थी, वो एक मिश्रित संस्कृति आती थी और वो विविधताओं से भरी हुई होती थी। ठीक है। अब इसी तरह से ये तो बात थी कि हमने अपनी जगह छोड़ी और उसके रीजन बहुत सारे थे, तो इस संस्कृति उभर के। लेकिन अब इन सब चीजों के साथ साथ भौगोलिक रीजन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जगह की या समाज की संस्कृति को डिसाइड करने में। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थितियों में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें तो एक समुद्री एरिया में कोई रह रहा है और पहाड़ी एरिया में रहा है, तो दोनों में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि न केवल वहाँ के लोगों का कपड़ा, देखिए अगर कोई पहाड़ी एरिया में रह रहा है तो फिर ऊनी कपड़े पहनेगा, फिर उसका खान पान भी अलग होगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों को खाना ऐसा चाहिए जो उनके बॉडी में गर्माहट पैदा करे। ठीक है। फिर उनके व्यवसाय भी अलग है। उसी तरह से अगर कोई समुद्री एरिया में रह रहा है तो समुद्री एरिया में रहने वाले लोगों का तापमान नॉर्मली, वहाँ का क्लाइमेट नॉर्मल होगा, तो कपड़े नॉर्मल पहनेंगे, उनका खान पान भी अलग होगा, उनका व्यवसाय भी अलग अलग होगा। तो इस तरह भौगोलिक जो परिस्थितियां होती हैं उनका भी किसी भी जगह की संस्कृति उसमें बहुत योगदान होता है। ठीक है। शहरों में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वो इन सब चीजों के लिए बाजार पे निर्भर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोगों ने भी बात की, अब हम लोग तुलना कर लेते हैं कि अगर कोई पहाड़ी एरिया है और कोई ये समुद्री एरिया है तो उसमें उनकी भौगोलिक रीजन्स का क्या फर्क पड़ता है वहाँ की संस्कृति में। तो सबसे पहले हम लोग लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख पहाड़ी एरिया है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ठीक है, जैसा कि मैंने पिक्चर में शो किया हुआ, लद्दाख जो है ऊंचे पहाड़ों वाली रेगिस्तानी इलाका होता है। इसमें क्या होता है कि पहाड़ तो होते हैं, बट जो पहाड़ होते हैं वो बिल्कुल रेगिस्तान होते हैं, यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो इसीलिए जो यहाँ पे पेड़ पौधे ना के बराबर होते हैं और यहाँ के जो लोग होते हैं, जो बर्फ होती है उसे पिघलने वाले पानी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है।
और देखिए अब यहाँ का तो हमने देखा कि बिल्कुल रेगिस्तान होता है और पेड़ पौधे होते नहीं। लेकिन इसका एक दूसरी भी चीज है कि यहाँ का व्यवसाय फिर अलग हो। यहाँ पे पश्मीना जो होते हैं, भेड़ बहुत मिलते हैं, तो उनसे क्या होता है कि यहाँ के लोग पश्मीना ऊन मिलता है और पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। तो लोग जो लद्दाख के लोग होते हैं बड़ी सावधानी से उन ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः जो ये पश्मीना शॉल होती हैं वो कश्मीर में ही बुनी जाती हैं। ठीक है। अब देखिए रेगिस्तान, अब अगर ये तो रेगिस्तानी एरिया था और बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं थे और जन जीवन का जो लाइफ है वो भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कभी व्यापारियों को अपने लिए आकर्षित नहीं कर पाया। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है। तो ये काफिले अपने साथ जो थे, जो मध्य एशिया से आते थे, कच्चा रेशम, मसाले, दरिया आदि लेके चलते थे। तो ये व्यापार के लिए हमेशा से काफी अट्रैक्शन का पॉइंट रहा है लद्दाख। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल, अब हम लोग धर्म लेवल पे समझते हैं कि धर्म में चीजें कैसे बदल जाती हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पे लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। देखिए पहले यहाँ पे मुसलमान लोग नहीं थे, लेकिन 400 साल पहले यहाँ पे कुछ लोग इस्लाम लोग आए और धीरे धीरे बहुत सारे लोग भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते गए और आज देखिए आज अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो इस तरह क्या होती है कि हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह चीजें धर्म वाइज भी चेंज हो। अभी हमने व्यापार की वजह से देखा, व्यापार कैसे के अट्रैक्शन पॉइंट था, है अभी। और फिर इनका रहन सहन कैसे अलग हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग धर्म से देखा कि कुछ लोग थे, फिर कुछ लोगों की वजह से और भी कितनी संख्या में मुसलमान रहने लगे हैं। ठीक है। तो लद्दाख में जो गाने हैं, कविताओं का बहुत ही समृद्ध समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी फेमस है जी। इनका जो ग्रंथ है तिब्बत का केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध, देखिए तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत के बहुत पास में है तो लद्दाख में जो बौद्ध भी बहुत ज्यादा है, मुसलमान भी ज्यादा है। लेकिन दोनों ही क्या होते हैं कि उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखिए पहाड़ी एरिया का हम लोगों ने भौगोलिक जो रीजन्स हैं, किसी जगह की संस्कृति में क्या असर पड़ता है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग समुद्री एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो समुद्री एरिया में सबसे अच्छा एग्जांपल है केरल। केरल को देखते हैं तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। देखिए हम लोग जो मैप देखते हैं इंडिया का, तो केरल कुछ ऐसे नीचे होता है और उसके आसपास वाला जो एरिया है वो अरेबियन सी होता है। ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ। जी हाँ, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के क्योंकि मसाले, स्पेशली काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे केरल में जो लोग आए वो अरबी और यहूदी व्यापारी थे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्म दूत थे, संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। ठीक है। तो ये यहाँ से जो धर्म दूत आए, ये देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि अरबी और यहूदी व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि यहाँ पे मसाले काफी केरला में अच्छे थे। ठीक है। तो इसके फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में धीरे धीरे ईसाई धर्म भी आने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ पे आया था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि उस टाइम में मुसलमान जो समुदाय थे उनकी केरल में बड़ी इज्जत हुआ करती थी। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर शो किया हुआ है जिसमें केरल के लोग अपना उनका फेस्टिवल ओणम होता है उसको दिखाया हुआ है। ठीक है।
यहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। और जबकि हम लोग लद्दाख में देखें तो लोग क्योंकि लद्दाख बिल्कुल ठंडी एरिया, तो वहाँ के लोग मांस ज़्यादा खाते हैं। ठीक है। और फल फूल सब्जियां कम होती हैं, तो लोग का वेजिटेरियन खाना कम और नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है वहाँ पे। तो वाह, अब हम लोग बात करते हैं कि वास्को डिगामा। तो देखिए, वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा था, जो कि पुर्तगाली था, और यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता उसी ने खोज किया था। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का, देखिए अब यहाँ पे केरल में सबसे पहले अरबी यहूदी आए, फिर उससे धीरे धीरे इसमें क्रिश्चियन धर्म आया, फिर उसके बाद विभिन्न धर्मों का, क्योंकि अब केरल से अब पुर्तगाली आने लगे हैं अपने मसालों के बिजनेस के लिए। तो इस तरह क्या है कि जब व्यापारी बहुत तरह जगह से लोग आएंगे और आपके देश में बसेंगे, तो आपके, तो फिर वो क्या होता है कि फिर आप, हमारी जो संस्कृति होती है वो भी कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ, उसका भी उसके हमारी संस्कृति में कुछ मिश्रण हो जाता है। वो लोग भी हमसे कुछ सीखते हैं, हम लोग भी उनसे कुछ सीखते हैं। तो इस तरह क्या था कि जो केरल था, इस व्यापारिक रीजन की वजह से विभिन्न धर्मों का पालन करने लगा, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। तो चीन के व्यापारी भी केरल आया करते थे। पीछे पीछे हम लोग देखेंगे, देखा हुआ कि मैंने एक चीनी जाल लगाया हुआ है, वो भी, जो ये जाल थे, चीनी जालों को हूबहू मिलते हैं। ठीक है। उन्हें उस टाइम में चीना वला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं मछलियों को तलने के लिए, उन्हें चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हम लोग यूज करते हैं अभी भी केरल में। जो जार, वो उसको चीना वाला कहते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फिर इस तरह जो हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा बाकी जो देशों से जो लोग आए, व्यापारी आए, उनसे बहुत सारी प्रभावित हुई है। तो केरल की जो उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, और वहाँ के लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि भौगोलिक जो रीजन्स हैं उनका भी किसी भी जगह की संस्कृति में बहुत असर पड़ता है। ठीक है। तो दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों में चीन और अरब सेना व्यापारियों ने प्रभावित किए। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। ठीक है। अब बात ये थी कि हमारा देश तो बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, लेकिन डाइवर्सिटी भी है तो इसमें एकता भी है। तो ये एकता किस तरह से है, इसको भी हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर किसी देश में बहुत ज्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज को लेकर, खाने पीने को लेकर, धर्म को लेकर, तो उसमें अनबन ही रहेगी। ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, क्योंकि इस तरह लोगों का एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और ये चीज बस अंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर हम समझे तो सब लोग ह्यूमन हैं, एक देश के निवासी हैं। तो बस एकता का भाव हमेशा हमारे दिल में, हमारे हृदय में रहनी चाहिए। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग एकता कैसे, इस विविधता में इसको समझते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। ठीक है। जब अंग्रेजों का भारत पे राज था, तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों के ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। जी हाँ, जब हमारे देश में अंग्रेज थे और उनके खिलाफ जब हमने लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया, तो उसमें सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, आदमी, और सबने मिलके समभाव से, समानता के साथ लड़ाई लड़ी, तभी हमारा देश स्वतंत्र हो पाए, और आज हम लोग एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ठीक है। तो उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत
कि लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। जी हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि फाइनली मैं, अगर हमारे देश में विविधता है तो उसमें एकता भी है। ठीक है, तो विविधता में एकता की बात सबसे पहले किसने बताई, इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। जी हाँ, हमारे भारतीयों में अलग तरह के विश्वास, प्रथा, संस्कृति, धर्म, भाषा, बोली सबको स्वीकार करने की क्षमता है। जहाँ भी एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है ना, तो वहाँ पे लोगों को फिर दिक्कत नहीं होती है। इवन ये तो एक अच्छी चीज है कि हमारे देश में इतनी विविधता है, लोगों को एक दूसरे से इतनी कुछ सीखने को मिलती है। हमारी विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, जाना चाहिए। ये हमारे नागरिकों का मतलब ये भी एक परम ड्यूटी है। यह नेहरू जी ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। जी हाँ, हमारे राष्ट्रगान में जो भी सारी चीजें, पंक्तियां लिखी गई हैं, वो हमारे देश में विविधता को, डाइवर्सिटी को भी दिखाता है और उसमें एकता को भी दिखाता है। मैंने एक पिक्चर लगाया है जिसमें स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में, और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी इस ध्वज आरोहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर विविधता में एकता। काफी अच्छा टॉपिक है डाइवर्सिटी को समझने के लिए, और डाइवर्सिटी क्या होती है, उसमें एकता कैसे है। ठीक है, ये हमारे देश का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो ये सारी चीजें थी, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। कोई कंफ्यूजन हो तो शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।